जो संयुक्त निदेशक हैं और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी हैं और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे हमारे साथी और निवेशक आए हुए हैं। उनमें डॉक्टर बमजीत शाह जी हैं, निदेशक गया हवाई अड्डा का। संजीव आजाद जी हैं, सहायक निदेशक हमारे एमएसएम पटना का। सुनील कुमार अग्निहोत्री जी हैं, सहायक निदेशक डीएफओ एमएसएम पटना का। हमारे साथी हम लोग का बड़ी अभिभावक के रूप में मानते हैं उनको अनूप केलिया जी हैं, डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार जी हैं, वो भी हम लोग प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर प्रेम नारायण प्रसाद जी भी हैं और अपने कठिन मेहनत और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ने वाले हमारे अवधेश कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अर्नवाल सरकार जी हैं, रोहित कुमार जी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रमोद भदानी जी हैं। इसलिए प्रमोद भदानी जी का नाम ले रहे हैं। प्रमोद जी भदानी जी व्यक्तिगत रूप में नहीं जाने जा रहे हैं आज गया और आसपास में। प्रमोद लड्डू के रूप में तो आप लोग सब लोग जानते होंगे हैं। और नंदिनी दास गुप्ता जी हैं, अनीकन चटर्जी हैं, जयंत कुमार राय जी हैं, दिवाकर सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी हैं, चंदन कुमार जी हैं और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधिगण हैं। मगध से मनगर सभी कॉलेज के प्राचार्य छात्र छात्राएं, सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य और छात्र छात्राएं और इस कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों और प्रेस मीडिया के सभी साथी सबको हम शुभकामना देते हैं। और आज हम लोग सनातन धर्म से प्रेरित हुआ होते हैं। आज नवरात्रि के समय में सब लोगों को हम नवरात्रि की शुभकामना भी देते हैं। आज ऐसा कठिन समय में हमको ऐसा कठिन विषय में मान रहा हूँ इसको कि जब मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी, सभी मंत्रियों के सामने एक लिफाफा ला दिया गया। नहीं समझे कि ये क्या है, लेकिन कुछ लोग खोल रहे थे तो अगल बगल देखा कि वो खोल रहे हैं तो मंत्रालय लिखा हुआ, कौन मंत्रालय के मंत्री बनेंगे। हम जब अपना लिफाफा खोला बाद में तो देखा लिखा हुआ है एमएसएमई विभाग। हमको समझ में नहीं आया कि क्या विभाग है, एमएसएमई क्या होता है। तो हम प्रधानमंत्री जी से औपचारिकता व सबको मिलने जा रहे थे, हम भी मिलने जा रहे। प्रश्न तो मेरा उनसे यही रहता कि सर कौन विभाग आपने दे दिया। तो हमारे कहने के पहले ही उन्होंने कहा मान लीजिए हम अपने सपनों का विभाग आपको दिया है। तब हमको समझ में आया अरे अपना सपना की बात ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत कोई ऐसा विभाग है। और आज मैं समझता हूँ कि सचमुच उनका सपना की बात है। इसीलिए भारत के गरीब, बिहार के गरीब, वैसे गरीब जिनके बारे में बहुत कम सोचते हैं, उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचने का काम किया। और ये एमएसएमई विभाग जिसको कहा जाता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, हिंदी में उसको कहा जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। आप भी यहाँ पर उद्योग की चर्चा कर रहे हैं। दो रूप में हमने देखा, एक तो पढ़ाई की बात और दूसरा उद्योग की बात। और सही बात है कि जब तक दोनों में समन्वय नहीं होगा तो हम समझते हैं कि पढ़ाई करना भी बेकार, और यदि पढ़ाई लिख करके आगे बढ़े और इंडस्ट्री ही नहीं है तो फिर उनका पढ़ना भी बेकार। तो सब तरह से ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। और उस स्तर पर आप
ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये जान करके मुझे खुशी हुई है कि बिहार में कुल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये दोनों संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र इंटर्नशिप और प्लेसमेंट करने पर जोर देते हैं और उसी के लिए आते हैं। इसके बारे में मैं कुछ अपनी बात आगे कहूँगा, लेकिन अभी सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब एमएसएमई मंत्रालय में मैं हूँ और जिसकी चर्चा अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, तो उन संस्थाओं के छात्र छात्राओं के लिए जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर हमारी जो सरकार है यानी हमारा मंत्रालय है एमएसएमई, वो उनको सहायता प्रदान करती है। एमएसएमई का यही मतलब है। और वो तीनों क्षेत्रों, सूक्ष्म के बारे में तो बहुत कम लोग सोचते हैं, लघु के बारे में भी नहीं के बराबर सोचते हैं, मध्यम के बारे में कुछ लोग सोचते हैं, और यहाँ पर जो भी आप लोग लगे हैं, हम समझते हैं कि मध्यम या बड़े उद्योग की बात ही विशेष करते होंगे, सूक्ष्म और लघु की बात बहुत कम करते हैं। उसको मैं आगे बताना चाहता हूँ। पूरे बिहार में हमारे 11 पोस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रहा और निबंधित है। उसमें आपका एक गया इंजीनियरिंग कॉलेज है। आगे इन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नए आइडिया बढ़ाने के लिए जो हमारे मंत्रालय में प्रपोजल आया है, वो है 1 करोड़ तक की गारंटी एमएसएमई मंत्रालय को इसके द्वारा दिया जाएगा। 1 करोड़। और प्रत्येक इनोवेशन पर जो आप जिस संभाग में काम करना चाहेंगे, उसके लिए 15 लाख रुपया संस्था को दिया जाएगा। ये हमारे विभाग का आपके लिए योगदान है। और इंडस्ट्री का ही यहाँ का सवाल है। एक नई बात बिहार के लिए भी हम लोग सोचा और लाया है। यहाँ एक टेक्निकल सेंटर होता है हमारे यहाँ, टेक्नोलॉजी सेंटर जिसको कहते हैं, टीसी। जब हम मंत्रालय संभाला तो देखा कि समस्त बिहार हिंदुस्तान में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं, जिसमें 15 कार्यरत हैं, बाकी और कुछ इधर उधर करके चल रहा है। लेकिन जब देखा बिहार का नाम आया तो देखा कि कोई टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं है। था ज्वाइंट बिहार में, जब बिहार झारखंड एक था, तो जमशेदपुर में एक टेक्निकल सेंटर था टीसी, उसका एक्सटेंशन हमारे पटना में एक था। तो एक एक्सटेंशन के सहारे एमएसएमई का नाम यहाँ पर चल रहा था। आते आते हम लोग उसको पूर्ण टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में स्थान दिया। और हमें ऐसा लगा कि हमारा जो मगध क्षेत्र है और खास करके दक्षिणी क्षेत्र और झारखंड के उत्तरी क्षेत्र, जिसको बदनाम किया जाता है कि नक्सलाइट से प्रभावित है, इसको बहुत गंभीरता से हम पहले से देखने का काम किया है। क्योंकि राजनीति में मेरा 45वां साल का अनुभव है। मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मुख्यमंत्री और भारत सरकार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमें लगा, जो देहात में हमारे गार्जियन को कहते थे कि भूषण चिन्ह करोगी पाप, एक बेटा जो हमारा पेट है, स्टोमक है, अगर ये भूखा है तो ये कुछ भी कर सकता है। इसका विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग सबको विज्ञ हैं, आप लोग इसको जानते हैं। हमको इसीलिए लगा कि भाई उनके पेट भरने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको आज के हमारे बच्चे नियोजन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में एक टेक्नोलॉजी सेंटर क्यों न हो। हम एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्वीकृति दी थी हमने। और जमीन की बात आने लगी तो हमारे मन में ये बात थी, क्योंकि मैं गलत नहीं कहता हूँ कि जो प्रतिपालय वही नरेशु, जहाँ बसे वहाँ सुंदर देश। तो अभी हम गया कंट्रोवर्सी के माध्यम से प्रतिपालित हो रहे
जाइए खीरसराय के नज़दीक में कीनी पहाड़ के दक्षिण जाइए, नदी किनारे करीब 70-80 एकड़ जमीन वहाँ पर है। आप उसमें टेक्नोलॉजी सेंटर की बात कीजिए। आया, उन्होंने आने देखने का काम किया और सही पाया गया। उसी में हमको 20 एकड़ जमीन दे दी गई है और आज से 4 दिन पहले हमारे विभाग को रजिस्ट्री जो जमीन हो गई है। अब टेक्नोलॉजी सेंटर का वहाँ पर हम लोग शिलान्यास सेंटर में लगभग कम से कम 5000 लोग अपना नियोजन पाएंगे और साथ साथ विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण लेंगे। और हम बनाना चाहेंगे, जैसा हम अभी हमारा एक NSIC एक भाग है, वहाँ पर हमने देखा कि ड्रोन भी बनाया जा रहा है। तो हमारी कल्पना है कि इस इलाका में भी ड्रोन क्यों नहीं बने, तो इस टेक्निकल सेंटर में भी ड्रोन बने, इसकी भी व्यवस्था हम कराने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे बच्चे लोग। और अभी अवधेश बाबू और लोगों से बात हो रही थी कि अभी ड्रोन इतना कामयाबी साबित हो रहा है कि हर तरह से हर जगह उसका पहुंच है और उससे खेती में, उद्योग में, सेना में, स्वास्थ्य में, सब जगह उसका काम हो सकता है। तो ड्रोन भी यहाँ पर बने, ये भी मेरी अभिलाषा है। तो टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में हमने अभी खीरसराय बचलक के नदी में मिला है जमीन, वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो मेरे विद्वान साथियों, बच्चे और बच्चियों, हम अपना कुछ लीक से हट के बात करते रहते हैं। पराया कहा जाता है, हम लोग तो देहात के आदमी विशुद्ध देहाती हैं। कहा जाता है कि लीके लीक से कपूत चले, सबूत चले वे लीक। मतलब लाइन है, उस पर तो सब कोई जा सकता है, रास्ता है, उस पर सब कोई जा सकता है। वही उसी का क्रेडिट है जो अपनी रास्ता बनावे, अपना जो इसीलिए हम उसी तर्ज पर हमारे दिमाग में बात आई और हमारी बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की बात है, जो हमारे पूर्व में भारत की कल्पना थी। और भारत के लोग जो बढ़े हुए थे साइंस और टेक्नोलॉजी में, संस्कृति, शिक्षा में, अध्यात्म में, हम सब तरह से आगे थे। उस समय की आप बात कीजिए, उस समय हमारे पास क्या व्यवस्था थी। और आज जो प्रदूषण से हम लोग खेल रहे हैं, वायु प्रदूषण के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या क्या बातें हैं, कभी अखबारों में हमको देखने को मिलता है तो हम लोग डरते हैं। हमको तो अब कोई चिंता नहीं है अपनी, क्योंकि हम अब समय को पार कर रहे हैं, अभी तो बोनस में जी रहे हैं। लेकिन अपने भविष्य में बच्चों के लिए कभी ध्यान में बात आ जाती है कि क्या करेंगे हमारे बच्चे जब 52.52 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस जब तापमान बढ़ जाएगा। आज दिल्ली में चाहे और सब जगहों में जो वायु प्रदूषण के चलते काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक दिन अखबार में हमने देखा कि जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, उसके मरने पर लोग विश्लेषण किया कि क्यों मरा है ये, तो देखा गया कि उसके पेट में क्या कहते हैं उसको, पॉलीथीन है, पॉलीथीन का डस्ट है। तो जब एक चिड़िया के फेफड़ा में पॉलीथीन का डस्ट जाके उसके तरफ ले सकता है, तो हम तो आदमी के बच्चे नहीं। तो हमारे यहाँ भी उसी तरह से पॉल्यूटेड होकर के हवा आ रही है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शिता के रूप में MSME विभाग का गठन किया और अनेक काम उसमें कंसेप्ट से यही कि हम बड़े बड़े उद्योग में ना जाकर और बड़े बड़े उद्योग रहे, उससे उनको कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे बच्चियों को जो नियोजन की बात करते हैं, हम सभी लोग नियोजित नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री। उसके लिए हम छोटे छोटे इंडस्ट्री को ही आप प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप में उनका नियोजन होगा। हमारे बच्चे लोग, दो विधा है, नौकरी है और नियोजन। नौकरी सबको नहीं मिल सकती है सरकारी, और नियोजन तो कहीं भी हो सकता है। और हम
कि रामराज में भी आप लोग सुना होगा कि कोई दुखी, कोई संतप्त कोई नहीं था, सब कोई अपना काम करते थे। कंसेप्ट यही था कि कहीं कोई बेरोजगारी नहीं थी, कहीं कोई भूखमरी नहीं थी, तो क्या करते थे उस समय? ये धुआं उगलने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड उगलने वाला फैक्ट्री नहीं थी। उस समय बार्टर सिस्टम से वस्तुओं से आदान प्रदान होता था और इसी से सब काम चलता था। बड़े बड़े बैंक और टकसाल नहीं होते थे। आज तो बैंक है, आज तो देखते हैं कि मोबाइल से भी कैसे कैसे लोग पैसा जमा कर देते हैं, पैसा निकाल देते हैं। ये नहीं था। आज इतना आगे हम लोग बढ़ गए, लेकिन बढ़ तो गए हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप में और स्वास्थ्य के रूप में हम लोग पीछे हट गए। अब पीछे यही है, अभी चर्चा चल रही थी, हम दूध पीते हैं, हम चावल खाते हैं, हम गेहूँ खाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा उत्पादित गेहूँ अमेरिका नहीं ले जाता है। उसका कहता है हमारे शुगर को ही खाने लायक नहीं है, और वो गेहूँ हम खाते हैं। क्यों नहीं खाता है वो? इसका मतलब है कि हमारी जनसंख्या आगे बढ़ी है और हम जनसंख्या को खिलाने के लिए आज रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। उसका अंश वहाँ ज़्यादा ही है। हम देहात के आदमी हैं, गांव घर में देखते थे कि जानवर, जिसको कैटल कहते हैं, एनिमल कहते हैं, मर जाता था तो खाद उसका लोग ले जाते थे, लेकिन उसको हड्डी और मांस छोड़ देते थे। तो देखते थे कीट बहुत से आते थे, कीट लगा रहता था। आज कीट है, आपको देखने में मिलता है। भारत सरकार एक प्रयोगशाला बना रही है, इसमें कीट को खोज कर रही है कि कैसे वो आगे बढ़े। कौवा है, मैना है, गरवैया है, सब विलुप्त होते जा रहा है। क्यों? हम जो भी आज खाना खा रहे हैं कंटामिनेटेड है, विषाक्त है। इस पर गौर करना होगा हमारे नए लोगों को लेकर, और इसी में हमारा जो एमएसए भी है उसका महत्व है। आज हमारे एमएसए में खास करके जो खादी और खादी ग्रामीण उद्योग एक संस्थान है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाया है। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा के नाम से सब लोग हम लोग जानते हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं क्यों? विश्वकर्मा जी थे, उनका क्या महत्व है उसको हम लोग नहीं समझते। आज प्रधानमंत्री जी ने उसको समझने का काम किया है। 18 उसमें पार्ट है, 18 तरह के उसमें जॉब है। जैसे सड़क बनाते होंगे तो देखते होंगे, छाता ऐसे लगा करके, डंडा खड़ा करके, हमारे रविदास भाई, चमत्कार भाई, चमड़ा सीधे रहता है, चप्पल सीधे रहता है। कितना पैसा कमाता होगा जी? 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया। एक तरफ हम 2 लाख रुपया डेली या 25 लाख रुपया डेली की बात करते हैं, और वो 25 रुपया भी नहीं कमाता है। बरसात हुआ, ज़्यादा धूप हुआ तो भी नहीं। उसके लिए क्या किया जाए? वही विश्वकर्मा योजना में कहा गया कि उनको हम 15,000 रुपये एक बार देंगे, और 15,000 रुपया देंगे, कहेंगे कि आप फूल पीस खरीद करके एक स्थान पर बैठ जाओ और अपना व्यापार करो। देखो तुम 25 रुपया नहीं, तुम 200 रुपया कमाओगे। ये है विश्वकर्मा योजना का। उसके अलावे ठीक है, सैलून बने हुए हैं, जहाँ शहर हम लोग जाते हैं, सैलून बनाते हैं, लेकिन गाँव घर में आज भी वही है। बैठ जाता है हमारा नाई भाई, अब कोई दाढ़ी बनाता है, कोई बाल बनाता है, तो उसको कितना मिलता है? 5 रुपया ना 10 रुपया। उसको भी तो, उसको कोई औजार नहीं है, अपना पुराना औजार से वो काम करता है। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सोच हुई कि हम उसको 15,000 रुपया देंगे, और वो नवीनतम कुछ औजार खरीद ले जिससे कि ज़्यादा कमाई कर सकता है। तो उसी प्रकार से मलाकार है, लौह बनाने वाले लोहार हैं, तांबा बनाने वाले लोग, तांबा बनाने वाले सुनार हैं, माला बनाने वाले हैं,
60 लोगों को हम लोगों को उनको दे देना है 15,000 रुपया के हिसाब से और उनको हम नियोजित करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ा करके और उसको अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर 1 लाख रुपये तक उसको देते हैं और आगे हम बैंक में उसको देते हैं बिना गारंटी के देते हैं। इस तरह से एमएसएमई के द्वारा भी आप जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई हो रही है, इसका भी लाभ हमारे एमएसएमई को मिल सकता है। उसमें भी अभी हाल में आपने देखा कि 2025 और 26 का जो बजट हुआ है, उस बजट में जो पहले का हमारे एमएसएमई का था, परिभाषा में जैसे सूक्ष्म उद्योग था, सूक्ष्म उद्योग में पहले था कि 1 करोड़ रुपया की सीमा तक हम लोग उसमें देते थे रोजगार के लिए और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया। अब उसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ रुपया कर दिया है सीमा और 10 करोड़ उसका टर्नओवर। कहने का मतलब अब सूक्ष्म उद्योग भी है वो अब वो सूक्ष्म उद्योग नहीं था जैसे पहले था। जैसे अभी कहा ना कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोग करते हैं उसको भी इसमें लाएंगे, वो भी इसमें पैसा आगे लेकर के आगे काम कर सकता है। मध्यम में लघु में जो था हमारे यहाँ पहले था उसको हम लोग 100 करोड़ रुपया का सीमा अभी हो गया है। अधिकतम पहले 25 करोड़ का था उसका टर्नओवर रेट, और पहले 10 करोड़ का था और 50 करोड़ का उसका था टर्नओवर। कहने का मतलब कि अब हम डबल उसको कर दिए हैं तो 50 करोड़ का 10 करोड़ का बिजनेस कोई मामूली बिजनेस नहीं होता, किया जा सकता है। उसी प्रकार से हमारा मध्यम उद्योग है। मध्यम उद्योग में पहले था कि हमको 50 करोड़ तक का मामला था, अब उसको हम 125 करोड़ तक के दे सकते हैं और 125 करोड़ उसको हम देंगे तो अब जो 125 करोड़ में कितना काम कर सकता है। तो उसी तरह से हमारे ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को इस 2025-26 में परिभाषा बदल दी गई है और इसका व्यापकता को आगे बढ़ा दी गई। इसमें लाभ होगा तो सही बात है। आप लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक दोनों पढ़ करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा हमारे पास है कि हम पोर्टल खोले हुए हैं। 2 पोर्टल है हमारे पास, एक है उद्यम पोर्टल और एक है उद्यम असिस्ट पोर्टल। जो भी इंटरप्रेन्योर्स आप में से भी जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जेईई पढ़े हुए हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल में आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप अपने को नियोजित कर सकते हैं और वहाँ जाइएगा तो एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग जो आप जिस संस्था की चीज़ को चुनिएगा, जो टर्नओवर हमने बताया आपको और जो बताया कि इतना राशि बढ़ी है, उस राशि से आपको बैंक गारंटी, बिना बैंक गारंटी कोई बैंक गारंटी नहीं और आपको लोन मिलेगा और आप काम कीजिए। तो इस तरह से आप जो पढ़ मिलते हैं तो इसका लाभ आपको हमारे एमएसएमई विभाग में मिलेगा और आपको बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम अपने विभाग से भी अनुदान दे रहे हैं, हमारे पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और एमएसएमई की चर्चा जैसे पहले कहा शुरुआत में आप लोग को कम लोग जानते हैं, लेकिन इतना व्यापक है ये और इसमें इतना काम है कि इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और इसका महत्व के बारे में अगर जानेंगे तो आप भी जरूर समझेंगे कि हाँ इसका क्या महत्व है। जो आज जीडीपी जिसको कहते हैं, हमारा जो जीडीपी होता है, किसी भी देश का जीडीपी ज़्यादा रहता है या ठीक रहता है तो उसको अच्छा माना जाता है और जिस विभाग का उसमें अंशदान जितना रहता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो हमारा ये एमएसएमई का जो योगदान है जीडीपी में 31.1% है। आप जोड़ लीजिए इसका कितना महत्व है। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में आप बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, प्रदूषण दे रहा है, क्या क्या ना हो रहा है उसके बारे में लोग जानते हैं। लेकिन हमारे इस एमएसएमई विभाग में जो हमने जो रास्ता में बताया कि वो है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में 35.4% हमारा योगदान था। आप जोड़ सकते हैं 100% में 35%, 35% हमारा है
EGP, मतलब प्रधानमंत्री के नाम से वो है, क्रेडिट गारंटी योजना है, ये सब है। उसमें हम सब्सिडी भी देते हैं, सब्सिडी भी हम 20 से लेकर 40% तक देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है आप लोगों के सामने, और खास करके हम उद्योग विभाग के डायरेक्टर हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, कि आज एमएसएमई के बारे में प्रचार करने की भी जरूरत है। हमारे विभाग के लोग भी इसके लिए अभी हाल में इमामगंज के बहुत दक्षिणी भाग में, जिसको कहा जाता है धनगाय, जहाँ जयप्रकाश नारायण जी जेल से छूटे थे, तो पहला अड्डा उनका वहीं धनगाय गांव में था। धनगाय गांव में कोई जाना नहीं चाहता था। वहाँ इसी तरह से हम कैंप लगाया, वहाँ मालूम हुआ 6-7-100 आदमी रजिस्टर्ड हुए हैं, और जो रजिस्टर्ड हुए हैं यही एमएसएमई में, उद्यम और असिस्टेंट उद्यम में, उनको इसी तरह का रोजगार हम लोग देंगे। तो इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी चाहे डिप्लोमा लिए हो, डिग्री लिए हो, आपको बड़े बड़े उद्योग में कहीं जगह अगर नहीं मिली हो, तो आप हमारे एमएसएमई का जो पोर्टल है उस पर अपना निबंधन कराइए। और जैसा मैंने कहा कि अब इस बजट से अब हमारा उद्योग जो क्षेत्र विभाग है वो कोई कमजोर विभाग पैसा कमाने में नहीं है। अब इसमें 125 करोड़ 150 करोड़ रुपये तक के आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो एक बहुत लाभ के बिजनेस है। और अभी भाई चांसलर साहब और यहाँ के डायरेक्टर साहब सबसे बात हो रही थी, हम केंद्र सरकार में हैं। भगवान की कृपा ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी से थोड़ा सा संबंध हमारा ठीक रहता है। जो भी अभी बताए गए, बहुत सी बातें बताई गई गया के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है, हम कहा है अभियेश बाबू से, कहा है प्रिंसिपल साहब से कि आप, अभी डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि हम लोग हमको प्रस्ताव दिया है, वो प्रस्ताव की जानकारी हमको नहीं थी। आज आपने जानकारी दी है, डिटेल जानकारी दीजिए। मैं बहुत विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना बिहार के लिए, वो पूर्वोदय की बात करते हैं, पूर्वोदय आप समझ सकते हैं। और हम भी जब गए हैं विभाग में तो देखा है कि जो भारत की उन्नति पश्चिम और दक्षिण की हुई है, यानी दक्षिण राज्यों का और पश्चिम राज्यों का, वो विकास हमारे पूर्व और उत्तर राज्यों का नहीं हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की कल्पना की है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने विशेष योजना चलाने की बात की। तो नॉर्थ ईस्ट में काम हो, जिसमें हमारा बिहार भी है, जिसकी चर्चा आपने किया। इसलिए हम कर सकते हैं कि जो योजनाओं की बात आप कर रहे हैं हम लोगों के संज्ञान में आएगा। हम यही चोटी का पसीना करके उन सभी को लाने का प्रयास करेंगे, और बिहार बढ़ने के पीछे वही है प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि पूर्वोदय को चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ही सभी मंत्रियों का ऐसा है कि अभी वो देखिए, हम लोग अभी अरुणाचल जा रहे हैं। अरुणाचल में एक ऐसा जिला है जो एकदम चीन बॉर्डर पर है, जाना बड़ा दिक्कत है, लेकिन हम सभी को उन्होंने लगाया है। हर जिला में आप लोग जाइए, सब हम ही नहीं, सभी मंत्री को हर जिला में जाते हैं और सारे विभाग के बारे में बात करके लाते हैं और उसके विकास की बात करते हैं। और अभी मेघालय भी हम गए थे, इसी प्रकार से और सब स्टेट में जाएंगे। तो हमको पूरा विश्वास है कि जो बिहार की योजना बतला रहे हैं, उन योजनाओं को उनको संज्ञान में लावेंगे। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट से उनका एक संबंध इसलिए है, उसको समझते हैं कि विकसित नहीं है, इसलिए उसको विकास के लिए उन योजनाओं को जरूर लाएंगे, जरूर स्वीकृति देंगे। इसलिए थोड़ा सा अभियेश बाबू इसमें आगे बढ़िए और इसमें सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारी खियरसराय में है, और अभी एक मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है। मेडिकल भी खोलने के भी जहानाबाद के लोग चाह रहे थे, वो भी इसी नदी के किनारे कहीं पर बात हो रही है। नालंदा का एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपने देखा, इसी हुलासगंज के आगे में भी है, बन रहा है। तो हर तरह से ये जो इलाका खियरसराय का है, हुलासगंज का है, मुफस्सिल का है, यानी जहानाबाद और गया जिला, नालंदा जिला का जो
थे कि 19 वर्षों से आज शासन चला रहे हैं और हम भी गांव में रहने वाले हैं। आज भी हम गांव से आए हैं। जो मुख्यमंत्री थे तब भी हम गांव में रहते थे, तो बिजली गांव में तो नदारत रहती थी। जब बिजली आ जाती थी तो हल्ला हो जाता था, बिजली आई, किसान खेत में दौड़ जाते थे। और आज हमारे गांव में 23 घंटा 24 घंटा भी लाइन रहती है। जनरल बिहार में 22 घंटा ऐसा प्रकार हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है। और सड़कों की बात है, हम जब मंत्री थे तो जाते थे फॉर्बिशल, जाते थे इधर बेतिया तरफ, एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन काम करना, 3 दिन लगता था। और आज 5 घंटा में चल जाते हैं, 5 घंटा में आ जाते हैं, 10 घंटा और 3 घंटा काम करते हैं। मतलब एक दिन में सब काम हो जाता है। ये नीतीश कुमार का विकास हुआ है। और उसी में साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सुनील जी भी हैं, उन्हीं के आदर्श पर चल रहे हैं, उनके शिष्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम समझते हैं कि आप लोगों का भी योगदान इसमें होना चाहिए। हर तरह से आप लोगों की खुशहाली के लिए डबल इंजन की सरकार है। इधर नीतीश कुमार है, उधर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में और विशेष क्या कहें। जब नरेंद्र मोदी जी को 14 में सरकार मिली थी तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से संसार का 13वां या 12वां स्थान रखते थे मन भारत, और आज हम 5वां स्थान में आ गए। 2027 तक उनका संकल्प है कि हम तीसरा स्थान ले लेंगे 2027 तक। और रहे या न रहे, ऐसा पटरी पर उन्होंने ला दिया है भारत को कि 2047 में जब हम सेंचुरी अपना स्वतंत्रता आज़ादी का मनाते रहेंगे तो भारत विकसित राष्ट्रों में स्थापित हो जाएगा। बिहार और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जुट कर रहना चाहिए। खास करके हमारे युवा इतना ज़्यादा हैं बिहार में, भारत में भी सबसे ज़्यादा है। और युवा के बारे में एक बात और करके अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में लोग कहते हैं कि जुमला उन्होंने दिया है कि साल में हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लोग पूछते हैं कहाँ नौकरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग जो MSME विभाग है, 2015 में विभाग की स्थापना हुई है और आज हम लोग लगभग 26 करोड़ 34 लाख लोगों को नियोजन दे दिया है। एक 26,34,7,944 आप लोग नरेंद्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इतना तो नियोजन दे चुके हैं। और नियोजन देने के लिए जो भी आपको कहा निबंधित होने की बात है, तो निबंधित भी दोनों इकाई में, चाहे उद्यम में हो या उद्यम वशिष्ठ में हो, 6 करोड़ निबंधित हो चुके हैं। निबंधित हुए उसका मतलब कहीं ना कहीं उनको नियोजन हम लोग देंगे। तो कहने का मतलब 32 करोड़ तो सिर्फ हमारा MSME विभाग दे दिया, तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ बोल रहे हैं। और दूसरा विभाग और रही है, तो इसलिए बिहार के साथ साथ भारत के साथ साथ बिहार में बढ़ रहा है डबल इंजन की सरकार है। इसमें युवा युवतियों का बहुत योगदान होना चाहिए और आपका भविष्य यही पर संभव है। और हम नहीं समझते हैं कि जो लोग जात के नाम पर, बात के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ बात करते हैं, बात करते रहें, अलग बात है। लेकिन इधर के लोग विकास की बात करते हैं और जब तक विकास नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और यही चीज पुनः एक बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि मेरे बच्चों आप अपनी संस्कृति को, अपने पूर्व के जो परंपराएं हैं उसको नहीं भूलें। हमारे संस्कार में ऐसा है कि हम नदी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो पागल थे क्या? नहीं, आज प्रकृति के साथ हम लोगों को मिलकर के चलना है, वो रिलेटेड होना चाहिए। और आज प्रकृति को हम लोग टीच कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, जिसके कारण आज जिसकी चर्चा पहले किया हुआ। और एक बात इसमें ये भी है, गौर करने की बात है, अपने दादा परदादा से पूछिए कि आज से 200 वर्ष पहले हम लोग 7 फीट के 8 फीट के आदमी होते थे, 78 जवान
साल जीते थे, 100 साल तो जंगल जीते थे। आज हम लोग कितना जीते हैं? 70 वर्ष हम लोग की आयु हो गई। क्यों? हमारा चला है फिल्मों में जा रहे हैं, हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? इसलिए मेरे बच्चों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रकृति को पूजो जैसे हमारे लोग पूजते थे और उसको पूज करके आगे बढ़े थे, किसी से कम नहीं थे। पलक मारते थे, नारद जी चल जाते थे, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, फलना। आज वो नहीं अभी है, अभी बहुत दूर हम लोग हैं। हमारा विज्ञान इतना बढ़ा हुआ था तब कि जब हम प्रकृति को पूजा करते थे और हम सब स्वस्थ रहते थे। इसलिए आज बहुत आधुनिक हम लोग हैं, आधुनिक वेशभूषा में भी रहते हैं, लेकिन हम नहीं कहना चाहते हैं कि आप वेशभूषा में नहीं रहिए, लेकिन प्रकृति को जरूर कोऑपरेटिव बनाइए, उसको साथ दीजिए। यही कह करके दिल्ली कॉलेज के प्राचार्यों ने और शिक्षक शिक्षक